go, 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 go. देखिए यूनिट में आपकी आपकी दो कैटेगरी रहेगी, एक है एसआई और एक है सीजीएस। ठीक है, एसआई की यदि हम बात करें तो वो होती है आपकी कूलम, COULOMB, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते। ठीक है, और कूलम को आप एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हो। ठीक है, AS बोले तो एम्पियर सेकेंड। कैसे? देखो, आपको पता है जो करंट होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट होता है Q अपॉन टी। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, और करंट को हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी होता है। अब हम यहाँ पे चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी आप नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, T को इधर भेज दो, I इंटू टी हो गया। अच्छा, अब Q को, Q बोले तो चार्ज, चार्ज की जो यूनिट है वो हमने देखी कूलम होती है, कूलम। तो करंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट की होती है एम्पियर। ठीक है, और टाइम की यदि हम बात करें तो इसके लिए हम सेकंड लिखते हैं। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी, इसलिए एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बात समझ में आ रही है? देख लो एक बार फिर से। देखो, एसआई यूनिट कूलम होती है जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। कूलम को ही एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको ये रिलेशन अगर पता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। हम यहाँ पे पूरे टाइम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज के टर्म्स में लिखोगे तो क्या होगा? टी को उधर भेज दो, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। चार्ज को हम कूलम लिखते हैं, मतलब उसकी यूनिट। तो इधर देखो, C हमने लिख दिया, C, और करंट के लिए होती है एम्पियर और टाइम के लिए होती है सेकेंड। तो कूलम इक्वल्स टू एम्पियर सेकेंड है ना, तो कूलम को हम एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सीजीएस की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें भी देखो दो कैटेगरी है, एक है रेस्ट, रेस्ट के लिए, और एक होती है मोशन के लिए। रेस्ट बोले तो ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने जब डिस्कस किया था स्टार्टिंग में इस टर्म के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में जो है, आई मीन इस यूनिट में उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो इसलिए रेस्ट के लिए आपके लिए हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU। इसी को हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैट कूलम भी हम लिख सकते हैं। ओके, और मोशन के लिए हो जाएगी EMU। EMU बोले तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, जिसके लिए हम ऐप कूलम भी लिख सकते हैं। जो ऐप बोले तो एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, ऐप कूलम। ठीक है, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? देखो, जब रेस्ट के लिए होता है तो रेस्ट में मतलब उन चार्जेस के हम स्टडी कर रहे हैं जो कि रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो उस टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा मतलब होता है मेनली, है ना। अब जब मोशन में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है ना। तो उस केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है कंसिडर करते हैं। तो EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको आप एब्सोल्यूट कूलम भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट ऐप कूलम। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसका C पार्ट देख लो, कन्वर्जन। ध्यान से देखना है इसको। जो कन्वर्जन होता है ना आपका, देखो, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, और 1 कूलम 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, इधर देखो, कूलम आपकी क्या होती है? SI यूनिट। ठीक है,
और स्टैट कूलम क्या थी, वो CGS यूनिट थी रेस्ट के केस में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए हम बात कर रहे हैं। और यही 1 कूलम यानी SI यूनिट इज इक्वल्स टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम बोले तो EMU के लिए जब हम देख रहे थे मोशन वाली कंडीशन पर। तो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं इसके लिए पहले लिख लूँ, ठीक है, तो कूलम क्या है, SI यूनिट। तो ध्यान दो, एक SI जो है आपकी 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका एक SI यूनिट है, ठीक है, वो 3 × 10⁹ ज़्यादा है स्टैट कूलम से, ठीक है, 3 × 10⁹ ज़्यादा है। यानी कि इस कंडीशन में आपकी जो SI है वो ग्रेटर है स्टैट के कंपैरिजन में, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कूलम आपका ग्रेटर होगा स्टैट कूलम के कंपैरिजन में, ओके। और सिमिलरली यदि हम इस वाले के लिए देखें, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। इस बार आप इस 10 को इधर भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल्स टू 10 कूलम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है? यानी कि इसका मतलब हुआ कूलम है हमारी SI, ठीक है, हम कूलम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बस, ठीक है। तो एक एब्सोल्यूट कूलम जो है वो आपकी 10 ज़्यादा है कूलम के कंपैरिजन में, समझ रहे हो? जो एक एब्सोल्यूट कूलम है वो 10 ज़्यादा है आपके कूलम से, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एब्सोल्यूट कूलम होगा वो ग्रेटर है आपका कूलम से, ठीक है। तो बस यही मेरे को आपको समझाना था कि एब्सोल्यूट कूलम आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कूलम आ जाएगा और फिर है आपका स्टैट कूलम। कुछ इस तरीके का ऑर्डर हमारा रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा एब्सोल्यूट कूलम, फिर आपका कूलम, फिर स्टैट कूलम, ठीक है। देखो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम था, है ना। कूलम आपकी SI यूनिट है, बस कूलम के रिस्पेक्ट में देखो, अगर हम इसके लिए देखें तो कूलम है आपकी SI यूनिट। तो ये SI यूनिट जो है, तो एक SI आपकी 3 × 10⁹ ज़्यादा है स्टैट कूलम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो SI जो है आपकी ग्रेटर होगी स्टैट कूलम से, ठीक। SI यूनिट क्या थी, कूलम, वो हमने यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर दी। फिर एक एब्सोल्यूट कूलम हमने देखा, एक पहले देखा यहाँ पे लिखा था 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, 10 को इधर शिफ्ट कर दो तो 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, कूलम है आपकी SI यूनिट, ठीक है। तो आपको क्या दिखा कि जो एक एब्सोल्यूट कूलम है वो 10 ज़्यादा है कूलम के कंपैरिजन में, मतलब आपका जो एब्सोल्यूट कूलम है वो कूलम से बड़ा हो गया है यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट कूलम सबसे बड़ा, और इधर देखो यहाँ पे स्टैट कूलम और कूलम के कंपैरिजन में कूलम बड़ा था। तो एब्सोल्यूट कूलम, फिर कूलम और फिर स्टैट कूलम, तो ये ऑर्डर है आपका। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक स्पेशल यूनिट आती है जिसको हम कहते हैं फैरेडे, और एक फैरेडे जो आपका होता है 1 फैरेडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, ठीक है। और ये सबसे बड़ी होती है, फैरेडे आपकी सबसे बड़ी, फिर उसके बाद जैसा ये ऑर्डर है वो एज इट इज़ फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो फैरेडे को ऐड कर सकते हो, सबसे पहले फैरेडे, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट कूलम, फिर स्टैट कूलम, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका करंट होता है ना, करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और टाइम को T से। ये अभी आपने डिस्कस किया था पहले। तो क्या होगा, अभी हम पूरे टाइम चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो T को इधर भेज दो, Q इज इक्वल्स टू I × T, ठीक है। चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, ओके। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है, तो देखो चार्ज को, देखो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम है ना। तो करंट के लिए आप क्या लिखते हो, एम्पियर, है ना। तो एम्पियर के लिए आप डायमेंशन पे कैसे डिनोट करोगे करंट को, ए से, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो। और टाइम बोले तो सेकंड, ठीक है, लेकिन टाइम के लिए हम लोग T यूज़ करते हैं, अगर आपको ध्यान है तो।
तो ये हो गया हमारा A1 T1, ये हुई आपकी डायमेंशन चार्ज के लिए। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ रही है? इधर ऐसे बना लो। ठीक है, तो ये A1 T1 जो है आपकी डायमेंशन होगी चार्ज के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।